Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. The topic of this video is पंचायती राज इलेक्शंस. अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि हरियाणा की गवर्नमेंट में जो पंचायती राज इलेक्शंस के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जो कंपलसरी करा गया था रिसेंटली एक बिल पास करके, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं. तो ये न्यूज़ में है और शायद इसको अब चेंज कर भी दिया गया है, इसको हटा दिया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन को. तो इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, दैट इज अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ राइट टू मेक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कंपलसरी टू फाइट पंचायती राज इलेक्शंस. क्रिटिकली एनालाइज. सिंस वी हैव टू क्रिटिकली एनालाइज दिस क्वेश्चन, तो हम आंसर्स में दोनों तरह से पॉइंट देंगे, इसके फेवर में भी इसके अगेंस्ट में भी. देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा है कि राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली एक बिल पास करा था कि पहले तो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट में भी ये क्राइटेरिया होता था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता था कि मिनिमली इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर्सन के पास होनी चाहिए कि वो पंचायती राज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके. लेकिन अब उसको रिसेंटली एक बिल पास करके हटा दिया गया है. और फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर मेन बॉडी में जैसे क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए पूछा है, तो एक हेडिंग लगा देंगे कि हाँ इसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स हैं. तो सबसे पहले तो इट इज़ अगेंस्ट ग्रास रूट डेमोक्रेसी. मतलब डेमोक्रेसी हमारी कहती है कि हर किसी को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का राइट है, हर किसी को इलेक्शंस कंटेस्ट करने का राइट है और वोट डालने का भी राइट है. तो इसमें तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ हो गया कि हम किसी को किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे हैं. सेकंड, मिसप्लेस्ड फोकस, कि ये हमारा फोकस हटा रहा है एक्चुअल में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि पंचायती राज इलेक्शंस के लिए पर्सन के लिए ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि वो पंचायती राज के पंचायत के लोगों की डिमांड्स को सुन सके, उसको फुलफ़िल कर सके, उसका एक्सपीरियंस मैटर करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे तो फोकस चेंज करके एक एजुकेशन का एक क्राइटेरिया बना दिया गया है. एंड थर्डली, इट इज़ अगेंस्ट वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस. ये जनरली देखा जाता है कि लिटरेसी लेवल के साथ साथ एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है वो वुमेन में तो बहुत ज़्यादा कम है और बैकवर्ड लोगों में भी एजुकेशन की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा पहले के टाइम पे ना होने की वजह से बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी जो हैं वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे. देन एक्सक्लूसिव मूव, दैट मीन्स ये एक्सक्लूड करता है एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को इलेक्शन कंटेस्ट करने में, क्योंकि ये हम देखते हैं कि काफ़ी जो है ओल्ड एज के लोग जो हैं वो पंचायती राज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. तो उस टाइम पे तो हमारे यहाँ पे कोई राइट टू एजुकेशन जैसी चीज़ नहीं हुआ करती थी. तो फिर एजुकेशन जब थी ही नहीं तो फिर वो लोग एजुकेशन कैसे गेन करते. तो ये उस तरह से ये इसको एक्सक्लूड कर देता है. जैसे कि एग्जांपल है 2011 का जो सेंसस है वो दिखाता है कि राजस्थान में तो इतनी ज़्यादा एक्सक्लूड करता है कि ये 70% से ज़्यादा लोगों को तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से मना ही कर देता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ना होने की वजह से. फिर फिफ्थली, इट रेजेज अ क्वेश्चन ऑन द स्टेट. मतलब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ. तो फिर ये कहीं ना कहीं जैसे राजस्थान में 70% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर रहा है, तो स्टेट की एबिलिटी पे सवाल खड़ा कर देता है कि स्टेट की ही एबिलिटी नहीं थी कि वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाए इतने लोगों को इस काबिल नहीं बना पाए कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकें. फिर कुछ एक्सपर्ट्स इसके फेवर में भी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, तो वो देख लेते हैं. फर्स्ट, इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम. आज के टाइम पे माना जाता है कि जिसके पास ज़्यादा एजुकेशन होती है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क करवा सकता है सोसाइटी के लिए. तो टाइम की ये नीड है. सेकेंडली, इट कैन इम्प्रूव अदर सोशल इंडिकेटर्स, जैसे कि और भी सोशल इंडिकेटर्स, कास्ट सिस्टम हो गया, रूढ़िवादी और भी अवधारणाएं होगी, तो उनको एक एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा समझ सकता है कि ये हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है और वो इसको फिर हटाने के लिए भी हेल्प कर सकता है. थर्ड, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेप. मतलब अगर एक हम नेगेटिव में कंसेप्ट ये लिख सकते हैं कि जब हमारे एमपीज़ एंड एमएलएस जो हैं उनके लिए कोई एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है तो पंचायती राज इलेक्शंस के लिए क्यों है. तो इसके फेवर में हम लिख सकते हैं कि ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है. मतलब हम नीचे से शुरू करेंगे और धीरे धीरे ऊपर एमपीज़ एमएलएस तक लेके जाएंगे कि हाँ उनके पास भी एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए. तो लोकल लेवल से ये स्टार्ट करके ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है कि अपर लेवल तक जाएगा. देन फोर्थली, इट कैन एक्ट एज रोल मॉडल इफेक्ट. ये रोल मॉडल इफेक्ट दे सकता है कि हाँ इस ऐसा अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो बाद में आगे भी अपर लेवल पे इसको फॉलो किया जाना चाहिए. देन फिफ्थली, जो राजबाला केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, ये हरियाणा के अगेंस्ट ही गया था, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के, तो ये रेलिवेंट है. ये रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि ये पार्लियामेंट तक के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी हेल्प कर सकता है, तो ये इसलिए भी सही रहेगा.
फिर कंक्लूजन में यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाँ, हमें ये इम्प्लीमेंट करके देख लेना चाहिए। अगर इतने सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हाँ ये बहुत सही है, तो फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी इसको स्मॉलर एरियाज़ में पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर उसकी एम्पिरिकल स्टडीज़ करनी चाहिए कि क्या एक्चुअल में इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर उन प्रॉब्लम्स को टैकल करके ही फर्दर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। लेकिन उस टाइम के दौरान भी, जब ये थोड़े छोटे छोटे सेक्शंस में ये इम्प्लीमेंट करा जाए, उस टाइम 100% लिटरेसी इंश्योर करवानी चाहिए स्टेट को। और सबसे पहले भी ऐसे एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए जहाँ पे लिटरेसी लेवल काफ़ी अच्छा खासा है। तो इस तरह से ये एक इंक्लूसिव ग्रोथ होएगा, ना कि इतने सारे लोगों को एक्सक्लूड करेगा। तो इस क्वेश्चन में मेरी तरफ से फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको कोई और कमेंट अच्छा लगता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।